नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानगंज में पुनः स्वागत है। अभी तक हमने देखा भारतीय संविधान के सोर्स क्या क्या थे, कहाँ कहाँ से कौन से प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। प्रमुख राजनीतिक प्रणालियाँ देखी हमने, जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, तानाशाही, कुलीन तंत्र, सबके फायदे क्या हैं, सब में कमियाँ क्या हैं। फिर हमने देखा था कि हमारे संविधान के बारे में जो अलग अलग विचारक है उनका क्या मत, वो क्या कहते हैं हमारे संविधान के बारे में। कुछ ऐसे विचारक होंगे जिनका मत वहाँ पे नहीं बताया गया होगा, तो क्वेश्चन आंसर सीरीज में और चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वहीं एसएससी या वनडे एग्जाम्स में देखा जाए तो विचारकों से उतना क्वेश्चन नहीं आता, फिर यूपीएससी देखा जाए तो क्वेश्चन वहाँ विचारकों से अब धीरे धीरे संख्याएं बढ़ रही हैं, या आइडियोलॉजी से भी क्वेश्चन की संख्या यूपीएससी जैसे या स्टेट पीछे जैसे एग्जामों में धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका जैसे बिहार पीसीएस में भी देखा जाए तो क्वेश्चनों की संख्या धीरे धीरे अब, या यूपी पीसीएस में भी देखा जाए तो वो आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। यूपीएससी भी संविधानवाद जैसे विचारधाराओं से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब जरूरी हो जाता है कि हमें आइडियोलॉजी को भी समझना है। आइडियोलॉजी के क्रम में हम समझे हुए थे, अभी तक शासन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पढ़े थे, ठीक है। एक हमने लोकतंत्र जो शब्द है, जो विचारधारा लोकतंत्र कहाँ है, उसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझे थे अभी तक। देखिए ये क्लास जो चली बेसिक क्लास है, यूपीएससी से लेके वनडे एग्जाम तक के सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शासन जब तक हम सब शासन प्रणालियाँ नहीं जानेंगे या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो फैक्ट रटने से सिर्फ एग्जाम क्लियर हो जाए ये जरूरी नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर आपको कहानी नहीं पता रहेगी या फिर जो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं पता रहेगा तो आप सिर्फ फैक्ट रटते रटते आप बोर हो जाएंगे, या वो चीज़ें उतनी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट नहीं पता होते हैं, परंतु हमारी आइडियोलॉजी या फिर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो हम क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, ठीक। तो हमने अभी तक क्या देखा है कि विचारधारा में लोकतंत्र की विचारधारा जो है ये कहाँ से उत्पन्न हुई, इसके बारे में क्या है, इसकी परिभाषा कौन दिया था, लोकतंत्र के फायदे और नुकसान देखा, भारत में लोकतंत्र हमने देखा, ठीक है। आज से हमको स्टार्ट करना है उदारवाद। इवन उदारवाद ही नहीं, उदारवाद जैसी अवधारणा है, समाजवाद भी होता है। उदारवाद का चरम रूप जब पूंजीवाद, उसी का चरम रूप है पूंजीवाद। ऐसे ही समाजवाद, समाजवाद का चरम रूप साम्यवाद हो जाता है। या फिर वहीं कहें गांधीवादी विचारधारा आती है, नारीवादी विचारधारा आती है, हरित विचारधारा या पर्यावरणवाद जिसको कह दिया जाता है वो आता है। यहीं पे नारीवाद भी आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें जो समझना है वो उदारवाद समझना है। उदारवादी विचारधारा क्या होती है? उदारवाद कहता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जितने व्यक्ति इस देश या इस समाज, इस कंट्री में या पूरे विश्व में जितने लोग रह रहे हैं, उदारवादी विचारधारा जो मानते हैं, उदारवाद कहता है कि हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या कहता है? इसके लिए व्यक्ति सर्वोपरि है। व्यक्ति, और व्यक्ति में भी स्वतंत्रता की बात करता है कि हर व्यक्ति समाज का अपना उसका निजी स्वतंत्रता हो, कोई इसमें दखल ना दे। इंसान को अपनी सोच, धर्म, अभिव्यक्ति और आर्थिक गतिविधि चुनने का अधिकार हो, ये कहता है हमारा उदारवाद। उदारवाद के अगर प्रमुख तत्व देखिए, जितनी आइडियोलॉजी हम पढ़ेंगे उनकी मूल विचारधारा, उनका जो कोर पॉइंट है वो क्या है, सारे टॉपिक में आपको मूल विचारधारा, और ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूल विचारधारा, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो उदारवाद की मूल विचार क्या है? व्यक्ति सर्वोपरि, व्यक्ति प्रधान है, व्यक्ति पर आधारित है। इसका केंद्र बिंदु क्या है? व्यक्ति है। कल को क्वेश्चन आता है कि उदारवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु क्या है, तो वो रहेगा व्यक्ति, और व्यक्ति में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रमुख तत्व में देखा जाए, मूल विचारधारा यह है, साथ में और क्या क्या उदारवाद के और क्या क्या सिद्धांत रहे हैं, और उदारवाद में क्या क्या और प्रावधान किए जाते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है उदारवाद हमारा। सीमित सरकार की बात करता है कि सरकार पे सीमाएं, व्यक्ति को ज्यादा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब होगी जब सरकार के पास सीमित अधिकार होंगे। सरकार मैक्सिमम अधिकार दे जाए तो जनता के स्वतंत्रता का हनन करने लगेगी। तो सीमित सरकार के अधिकार होने चाहिए कि राज्य का दायित्व है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ना कि उनका हनन करना। तो राज्य सिर्फ और सिर्फ दायित्व क्या है? नागरिकों की स्वतंत्रता की बात करना, उसकी रक्षा करना। फिर देखिए व्यक्तिवादी विचारधारा हो गई, व्यक्ति केंद्रित हो गई है। ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है, कानून का शासन, विधि का शासन होना चाहिए। हमारे संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। हमने ये पढ़ा भी है कि ब्रिटेन संविधान से रूल ऑफ लॉ लिया गया है। वहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। चलिए वो छोड़िए, अब पीछे की क्लास है, उदारवाद को समझ रहे हैं। तो लोकतांत्रिक शासन और मानवाधिकार की बात करता है। तो इसके मूल तत्व क्या हो गए?
सीमित सरकार होनी चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए और लोकतांत्रिक शासन और मानवाधिकार होना चाहिए। तब जाके उदारवाद जैसी व्यवस्था संकल्पना साबित हो पाएगी, सिद्ध हो पाएगी। ठीक है, इसके आर्थिक पक्ष को अगर देखा जाए कि इकोनॉमी के बारे में उदारवाद क्या कहता है, तो उदारवाद का जब आप चरम रूप देखेंगे उसी को पूंजीवाद भी कह देते हैं। तो वही बात यहाँ लेसेस फेयर की, कम हस्तक्षेप। लेसेस फेयर क्या होता है? कम से कम हस्तक्षेप करना। मुक्त व्यापार और बाजार की स्वतंत्रता, बाजार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। देखिए हर जगह स्वतंत्रता की बात कर रहा है, और स्वतंत्रता किसको दी जा रही है? व्यक्ति को स्वतंत्रता। कहीं भी सरकार की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा है, या देश की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, संघ या राज्य की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है व्यक्ति की स्वतंत्रता की। इसके मुख्य विचारक कौन कौन से रहे? देखिए मुख्य विचारक, अगर जब यही उदारवाद टॉपिक जब हम पढ़ते हैं ऑप्शनल में, वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में हमको पढ़ना पड़ता है। करीब करीब उदारवाद पे लगभग 2 क्लासें, मतलब 2 से 4 घंटे की क्लासें होती, तब जाके उदारवाद जैसी आइडियोलॉजी क्लियर होती। यहाँ हमको उतने विस्तार से नहीं पढ़ना है, यहाँ हमको बस उदारवाद शब्द से परिचित होना है। उदारवाद शब्द है क्या? आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आते हैं किसी भी एग्जाम के, या एसएससी जहां भी आएगा इसका क्वेश्चन, ये लगभग इन्हीं पे विचार हूं, बेसिक से आएगा, डीप नहीं आएगा। बहुत सारी जगह उदारवाद सिर्फ ऑप्शनल में पढ़ाया जाता है, जीएस में नहीं पढ़ाया जाता है। परंतु अब जीएस का सेक्शन बहुत बड़ा हो गया, बहुत विस्तारित हो गया है, वहां पे ऑप्शनल जैसी भी सब्जेक्ट धीरे धीरे एंट्री ले रही है। तो इसके प्रमुख विचारक का बस नाम देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? इसके मुख्य तत्व और इसकी मूल विचारधारा, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जा रही है। लेसेस फेयर भी आप देखिए, आर्थिक पक्ष का कहता है सब जगह स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार। कहीं क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता की, तो वहां पे आप सबसे पहली प्रियोरिटी उदारवाद को दीजिए, ठीक है। मुख्य विचारक कौन थे? जॉन लॉक, जेएस मिल और मॉन्टेस्क्यू और एडम स्मिथ, ये लोग प्रमुख विचारक रहे हैं उदारवादी विचारधारा के। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लिबरल डेमोक्रेसी उदारवादी लोकतंत्र की बात कर रहा है, कि लोकतंत्र उदार होगा। भारत में मिला जुला रूप है, ठीक है, मैक्सिमम समाजवाद की तरफ झुका हुआ है। तो समाजवाद अब धीरे 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 वो जो है उदारवादी लोकतंत्र की तरफ भारत हमारा बढ़ रहा है। तो अगर आज के स्वरूप में देखा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपियन जितनी कंट्री है जहां पे उदारवादी विचारधारा फॉलो होती है, वहां पे इसका प्रभाव देखा जाता है। अगर हम समाजवाद की बात करें तो समाजवाद का मानना है केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता से काम नहीं चलेगा। समाजवाद क्या कहता है? उदारवाद ने क्या कहा है कि व्यक्तिगत की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। समाजवाद कहा कि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता से काम नहीं चलेगा, ये अधूरी संकल्पना है। सबसे ज्यादा जरूरी जो मूल बिंदु है वो समानता होनी चाहिए, सभी लोग समान हो कानून के दृष्टि से। कानून के समझ, विधि के समझ समानता की बात करता है। इसका मुख्य तत्व अगर देखते हैं तो समाजवाद क्या था? समानता। स्वतंत्रता के बाद उदारवाद। इसका प्रमुख तत्व देखा जाए तो आर्थिक और सामाजिक असमानता का अंत करता है। कौन? समाजवाद। आर्थिक और सामाजिक असमानता। आर्थिक मतलब समाज में कोई अमीर गरीब ना रहे, ठीक है, सब लोग एक समान हो, सब लोग बराबर हो, सबको समान अधिकार हो। तो अधिकार तो भारत में लगभग लगभग सबको समान ही है, ठीक। परंतु आर्थिक समानता आज भी देश में व्याप्त है। तो आर्थिक समानता के बाद सामाजिक असमानता है देश में। सामाजिक असमानता है कि नहीं देश में? आप बताइए कि कोई जातिगत टिप्पणियां आज भी देश में हो रही हैं। आज भी जो है, जो SC ST के हैं उनका शोषण जनरल ओबीसी द्वारा किया जा रहा है। तो आर्थिक और सामाजिक असमानता का अंत इसका प्रमुख है, या आर्थिक और सामाजिक समानता की बात करता है। इसी को अगर निगेटिवली कहा जाए, नकारात्मक रूप से अगर कहा जाए तो ये असमानता के अंत की बात करता है। वहीं पॉजिटिवली कहा जाए तो ये सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करता है। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण या राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। जो उत्पादन के साधन है, जैसे आज के समय भी कई सारे ऐसे उद्योग हैं जो कि सरकार के अंतर्गत आते हैं, जैसे रेलवे भी है, तो रेलवे सरकार के अंतर धीरे धीरे उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी साधन है, वो सामूहिक नियंत्रण, मतलब उसमें सबका अधिकार होना चाहिए। तो सबका अधिकार कैसे सुनिश्चित होगा? जब वो सरकार के पास रहेगा। तो सारे जो है उत्पादन के साधन किसके पास होने चाहिए? राज्य के स्वामित्व में, ताकि उस पर सबका अधिकार हो, सब लोग साथ काम करें, सब में बराबर संपत्तियों का डिवीजन हो। समझ रहे हैं कि जैसे एक X व्यक्ति है, Y व्यक्ति है, दोनों
काम कर रहे हैं, काम अलग अलग प्रकृति का कर रहे हैं। कोई एक एक कंपनी है, उसमें मैनेजर है, कोई नीचे काम कर रहा है, लेकिन सबको जो है इक्वल वेतन मिले। समझे? समाजवाद, इसमें ये साम्यवाद का थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा और ज्यादा विस्तृत रूप हो जाएगा, परंतु ये जो है उत्पादन के साधनों पे केंद्र के हस्तक्षेप की, या मतलब सरकार के हस्तक्षेप की बात करता है। पूंजीवाद और निजी संपत्ति की आलोचना करता है। पूंजीवाद क्या है? उदारवाद का चरम रूप पूंजीवाद कहलाता है। तो पूंजीवाद की आलोचना करता है, या इसके और निजी संपत्ति, ये कहता है कि किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सरकार का होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करता है, ठीक है ना। निजी संपत्ति की आलोचना कर रहा है। पूर्ण रूप से इसका चरम रूप साम्यवाद हम देखेंगे इसके जस्ट बाद, तो वहां पर देखेंगे निजी संपत्ति की बात ही कहेगा, निजी संपत्ति रहेगी नहीं। तो दोनों में अंतर हम समझेंगे, समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। देखिए यहाँ समानता सर्वोपरि है, वहां हम दिखाएंगे आपको क्या, वहां पूछेंगे फिर से कि समाजवाद के लिए क्या सर्वोपरि है। इसके प्रमुख विचारक की अगर बात की जाए तो रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो ये मेन रूप से साम्यवाद की बात करते हैं। ये कहते हैं कि समाजवाद का जो चरम रूप है वो साम्यवाद है, हमें साम्यवाद की ओर बढ़ना चाहिए, परंतु साम्यवाद तक पहुंचने के लिए जो साधन है वो है समाजवाद, साध्य क्या है वो है साम्यवाद। समाजवाद साम्यवाद और क्लियर होगा, अभी आगे देखते हैं। इसके प्रकार देखा जाए तो समाजवाद कितने क्रांतिकारी समाजवाद होना चाहिए, जैसे रूस में है, और लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसकी बात भारत के लिए की जाती है कि भारत में कौन सा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत, स्वीडन, नॉर्वे की लोकतंत्र, जनता का इस पे हस्तक्षेप है, जनता सर्वोपरि है इस समाजवाद में, ठीक है ना। आज के स्वरूप में देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जा रही है? भारत में देख लीजिए, उदारवाद समाजवाद दोनों का मिला जुला रूप पाया जा रहा है। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो मूल अवधारणा थी उदारवाद की वो था व्यक्ति सर्वोपरि। समाजवाद का ये कहना सिर्फ व्यक्ति सर्वोपरि होने से, स्वतंत्रता होने से काम नहीं चलेगा। अगर व्यक्ति को ज्यादा और अधिकार देने हैं, व्यक्ति के आप सर्वोत्तम कल्याण चाहते हैं, तो उसके लिए आपको समानता भी जरूरी है, सिर्फ स्वतंत्रता से काम नहीं चलेगा। फिर साम्यवाद क्या कहता है? साम्यवाद समाजवाद का चरम रूप है, जैसा कि यहां बताया गया है, ठीक। इसकी मूल विचारधारा क्या है कि वर्गहीन और राज्यहीन समाज, कोई सत्ता नहीं होनी चाहिए समाज में, कोई किसी के पास सबसे ज्यादा अधिकार नहीं होना चाहिए, सब एक समान है, सब एक, सब में चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई कम कार्य करता है, कोई ज्यादा कार्य करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबको जो है खाना मिलना चाहिए, सबको बराबर खाना मिलना चाहिए, जितना जिसको आवश्यकता है उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको चीजें मुहैया करवाई जाए, और इसके बदले जिसकी जितनी क्षमता है वो कार्य करेगा। आप समझिए ना कि अगर गांव में ये कहा जाए जिसकी जितनी क्षमता है, एक बच्चा वो अपने क्षमता के हिसाब से कार्य करे और उसको उसकी आवश्यकता के हिसाब से वस्तुएं प्रोवाइड करवाई जाएं, ठीक है। एक जो वयस्क है वो अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करे, ऐसा नहीं कि जो बच्चा है वो अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहा है तो उसकी आवश्यकता की चीजें उसको मुहैया ही ना करवाई जाए, उसको आवश्यकता की चीजें मुहैया करवाने की जिम्मेदारी राज्य की है, ठीक है। तो ये कहता है कि वर्ग विहीन समाज हो और राज्य विहीन, राज्य वहां हो ही ना, ठीक है ना। सब वस्तुओं पे सबका अधिकार हो, सब लोग, जैसे एक घर में होता है ना कि सब पे सबका अधिकार होता है, सब मिलजुल के कार्य करते हैं, उसी प्रकार की बात कर रहा है कि वर्ग विहीन समाज। पूरे वर्ल्ड को, पूरे एक ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी जाती है, पूरा वर्ल्ड एक जो है ग्लोबल विलेज बन गया है। इसके मुख्य तत्व क्या होते हैं? जो क्वेश्चन आएगा वो मैं फिर बता रहा हूं कि मूल विचारधारा और तथ्य से क्वेश्चन आएगा। आप लोग अगर वनडे एग्जाम या एसएससी या यूपीएससी में है तो आपसे विचारक बहुत कम पूछे जाएंगे, उदाहरण के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, परंतु अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वर्तमान में आप कौन कौन से देश इस विचारधारा संबंधित वो डिराइव कर ले जाएंगे। तो देखिए, निजी संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन की बात करता है कि निजी संपत्ति रहेगी ही नहीं, जो अभी हमने चर्चा की। उत्पादन और वितरण का सामूहिक नियंत्रण, जो उत्पादन होगा या उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर सबका नियंत्रण होगा। पूंजीवाद शोषण कांड, जो पूंजीवादी शोषण है, मतलब पूंजीवाद आज के समय में आप देखिए ना अमेरिका में कि जो अमीर है, जो जितना कार्य कर रहा है उसके बाद जो पैसा आ रहा है सब उसका है, सरकार का, राज्य का नहीं है, ठीक है ना, उसका स्वयं की संपत्ति है, पूरी स्वतंत्रता है। तो वो पूंजीवाद। पूंजीवाद थोड़ा आप जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ और डिटेल में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू जितने क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। हर व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार, हर व्यक्ति की उसकी आवश्यकता के अनुसार, क्या हमने कहा, क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार उसको
वस्तुएं चीजें मुहैया करवाई जाएंगी। प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और लेनिन। ठीक है ना। जब हम समाजवाद और साम्यवाद जैसी विचारधारा पढ़ते हैं तो वहां पे लेनिनवाद, मार्क्सवाद, ये सब, या माओवाद भी इसी का पार्ट ही होता है। थोड़ा डिफरेंस है ना, इसी से मिलता जुलता है, वो सारी विचारधाराएं आती हैं फिर। लेकिन तो यहाँ पे उसकी इतनी जरूरत नहीं है। उदाहरण के रूप में देखा जाए, हम आपको जो है अलग से पॉलिटिकल साइंस, जब ये बेसिक आपका खत्म होगा तो पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास लेंगे, और उसमें सारी विचारधाराओं को, पॉलिटिकल साइंस में हम एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, सबकी चर्चा की जाएगी। उदाहरण देखा जाए, सोवियत संघ पूर्व में, और पूर्व क्यों कहा जा रहा है, यूएसएसआर की बात कर रहा है। ठीक ना। अब उसका क्या होगा, डिवाइड हुआ, पश्चिमी बन गया, पूर्वी बन गया। तो पूर्वी, ठीक है, यूएसएसआर, वर्तमान रूस, उसकी बात है। चीन और क्यूबा, यहाँ पे साम्यवादी शासन प्रणाली देखने को मिलती है, लेकिन पूर्ण रूप से साम्यवादी शासन प्रणाली वर्तमान समय में विश्व के किसी देश में पूर्ण रूप से साम्यवादी शासन प्रणाली नहीं है। यहाँ कहा गया, समाजवाद है, परंतु पूर्ण रूप से साम्यवाद नहीं कहीं पे। समाजवाद और साम्यवाद का थोड़ा मिला जुला रूप पाया जाता है। राष्ट्रवाद की अगर बात की जाए, राष्ट्रवाद क्या कहता है? राष्ट्रवाद कहता है जितने लोग इस देश में रह रहे हैं सबकी एक जैसी विचारधारा होनी चाहिए, ये देश सर्वोपरि होना चाहिए। ठीक है ना। इस देश के लिए इस साझा संस्कृति हो, सबके इतिहास हो, आकांक्षाएं हो, आंदोलन से जो लोग बने, ये राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं, इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। किसके लिए? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की अगर बात की जाए तो राष्ट्रवाद के लिए सबसे जो प्रमुख विचार है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। अगर सरकार भी राष्ट्र के खिलाफ जाती है तो उसको उखाड़ के फेंक दो, एक कोई व्यक्ति भी राष्ट्र के खिलाफ जाता है तो उसको उखाड़ के फेंक दो। ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या होता है, ये हमने पहली क्लास में देखी थी, अभी और डिटेल में चर्चा की जाएगी राष्ट्र की। परंतु राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। ठीक है, एक जैसी विचारधारा मानने वाले लोगों का समूह है राष्ट्र। राष्ट्र, कई लोग, कई राष्ट्र होते हैं, एक हमारे भारत देश में कई राष्ट्र हैं, परंतु इन सब राष्ट्रों में भी कॉमन क्या है जो इनको एक साथ जोड़ता है, सारे राष्ट्रों को, सारे विचारधाराओं, सारे धर्म को एक साथ जोड़ने का जो कार्य करता है वो हमारा है। मान लीजिए राष्ट्रगान हो गया, हम राष्ट्रगान की बात करते हैं, ये हमारे सभी देश के नागरिक इसका सम्मान करते हैं। तो भारत के राष्ट्रवादी विचारधारा राष्ट्रगान, या हो गया हमारा राष्ट्रध्वज, तिरंगा, ठीक है, राष्ट्रगीत, ये हमारा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रगीत हो गया, सॉरी राष्ट्रध्वज कह देते हैं, राष्ट्रध्वज हो गया, राष्ट्रगीत भी है, राष्ट्रगीत भी आप कह सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रवाद का रूप है। ठीक है ना। इसमें क्या कहता है, इसके लिए हम मर मिटेंगे, कुछ भी करेंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं है। हमारे तिरंगे से ऊपर हमारे देश का जो संविधान है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। तो राष्ट्रवाद किसकी, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसकी बात करता है। राष्ट्र क्या, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज राष्ट्र के बारे में होगा, क्योंकि पहली क्लास में ही उसकी चर्चा की गई थी, विस्तृत चर्चा। अभी जब हम थॉट को खत्म करेंगे और शब्दावलियों पाएंगे तो वहां पे डिटेल चर्चा इसकी फिर से की जाएगी आपको। राष्ट्र की एक साझा संस्कृत होती है, ठीक, भाषा होती है, इतिहास होता है, परंपरा से जुड़ी एकता होती है। अब आप ये पॉइंट क्लियर कर पा रहे हैं कि राष्ट्र का मुख्य तत्व क्या है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक देश के सब लोग एक जैसी विचारधारा मानते हैं, एक जैसा उनका इतिहास है, तो ये किस विचारधारा के, किस थॉट से संबंधित है, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद या फिर राष्ट्रवाद? तो वहां पे आपको राष्ट्रवाद कहना रहेगा। ठीक। राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा की बात करता है। राष्ट्र संप्रभु है, उसकी वो, उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, उसको सम्मान दीजिए आप, ठीक है ना, उससे उसकी रक्षा करिए, ये बात करता है राष्ट्रवाद। आत्मनिर्णय का अधिकार देता है। इसके प्रकार देखा जाए तो राष्ट्रवाद भारत में जब राइटिस्ट पार्टी आती है, लेफ्टिस्ट पार्टी आती है, दोनों के अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक राष्ट्रवाद को ज्यादा सर्वोपरि मानती है, जैसे वर्तमान में जब हम राजनीतिक पार्टियां पढ़ेंगे वहां और डिटेल में बातें होंगी इसकी, परंतु यहाँ समझिए कि जो एनडीए सरकार है ये राष्ट्रवादी भावना की सरकार है। ठीक है ना। इसके लिए देश सर्वोपरि है, कि मतलब राष्ट्रवाद होना चाहिए, जनता का कल्याण इसकी मुख्य अवधारणा नहीं है। जनता कल्याण सबसे ज्यादा किसमें रहता है, वो रहता है समाजवाद, बात करता है भैया जनता। इसमें देखिए
कितनी अच्छी बात कही, जनता का सर्व कल्याण, सब कुछ सबका है। परंतु अगर ऐसा समाज रहेगा तो उसमें कोई कार्य करना चाहेगा? आप खुद ही सोचिएगा, जब इसको वहां डिटेल पे पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे कि क्यों इसमें इसमें कमियां क्या है, क्यों कोई कार्य करना चाहेगा, आप बताइए ना। सबको बराबर जब अधिकार, सबको बराबर जो है क्षमता के, उनको जो आवश्यकताओं की सबकी पूर्ति हो रही है, क्यों अपनी क्षमता का पूर्ण दोहन करेगा? ठीक ना। या आप खुद सोचिएगा इसमें क्या क्या कमियां है। जब आप इस पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, कमियां आप खुद ही ढूंढ लेंगे। सकारात्मक राष्ट्रवाद की बात की थी। राष्ट्रवाद कितने प्रकार का होता है? सकारात्मक और नकारात्मक। स्वतंत्रता संग्राम, भारत को आजाद करवाने के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, या फिर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जो आंदोलन हुए थे, ये क्या होते हैं? सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक राष्ट्रवाद। लेकिन नकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है? कट्टरता, जातिवादी भावनाओं को, क्षेत्रवादी विचारधारा को बढ़ाना, वो आता है नकारात्मक राष्ट्रवाद में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से आप माइंड में एग्जाम्पल देखते जाइएगा। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एक कैसा रहेगा? राष्ट्रवादी विचारधारा। वहीं फ्रांस की क्रांति एक राष्ट्रवादी विचारधारा रहेगी, ठीक है ना। जर्मनी और इटली का एकीकरण भी एक राष्ट्रवादी विचारधारा रहेगी। परंतु कोई ऐसी विचारधारा जो कट्टरता बढ़ाए, क्षेत्रवाद बढ़ाए, धर्मवाद बढ़ाए, धर्म को सर्वोपरि, सब अपने कट्टरता क्या हुआ? धर्म की बात हुई ना, कट्टरता बढ़ती जाए, तो ऐसे में उसको नकारात्मक राष्ट्रवाद कहा जाएगा। अगर विचारक की बात की जाए तो फिस्टे, मैजनी, बिस्मार्क प्रमुख राष्ट्रवादी विचारक रहे हैं, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि रहा है। हम यहाँ पे तिलक साहब को भी देख सकते हैं, ठीक ना, सुभाष चंद्र बोस को भी देख सकते हैं, ये लोग भी राष्ट्रवादी विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रेरित थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना, ये लोग राष्ट्रवादी ही थे। विचारक भारत में कौन कौन से? तिलक, गांधी, नेहरू, बोस, बंकिम चंद्र, अरविंदो राष्ट्रवादी विचारक रहे हैं। पश्चिम में कौन से? फिस्टे, मैजिनी, बिस्मार्क। लेकिन भारत में आप देखिएगा तो राष्ट्रवादी कौन रहे हैं? ये लोग। अब बात करते हैं फांसीवाद की। फांसीवाद मतलब आप हिटलर को याद कर लीजिएगा, हिटलर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो वो है फांसीवाद, ठीक है ना। ये कहता है कि भैया एक व्यक्ति के पास सारी सत्ता होनी चाहिए, वो जो कहेगा वही होगा, उसके हिसाब से सारा शासन चलना चाहिए। तो मूल विचार क्या है? व्यक्ति नहीं है बल्कि राज्य और नेता सर्वोपरि होता है, कि एक जगह शक्ति का केंद्र एक रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये, अगर शासन प्रणाली की बात की जाए तो कौन शासन प्रणाली की बात कर रहा है? एकात्मक शासन प्रणाली की बात कर रहा है। उसमें भी अगर और स्पेसिफिक जाया जाए तो कहां चले जाएंगे? तानाशाही भी कह सकते हैं इसको। तो हालांकि ये फांसीवाद है तो फांसीवाद ही इसको मानिए, आप ज्यादा और डिटेल में जाइए। व्यक्ति को नहीं मानता है, व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई समानता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्य है। राष्ट्रवाद का देखिए और चरम रूप आ गया, ठीक है ना। राष्ट्रवाद का चरम रूप क्या हो गया? फांसीवाद, कि सिर्फ और सिर्फ राज्य है, राज्य जो कहेगा वो होगा, इसके इतर कुछ भी नहीं। तो बल्कि राज्य और नेता सर्वोपरि होता है। इसके प्रमुख तत्व देखा जाए तो एक नेता, एक राष्ट्र, एक पार्टी, ठीक है ना। राष्ट्रवाद में क्या था? राष्ट्रवाद में अनेक पार्टियां हो सकती है ना, परंतु यहां पर एक पार्टी। लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध करता है। कोई स्वतंत्र नहीं है, हमने स्टार्टिंग में बताया कि स्वतंत्रता का विरोध ये कर रहा है। सैन्यवाद, चरम राष्ट्रवाद और हिंसा का समर्थन भी करता है, ठीक है ना। हिंसा का समर्थन अगर इसको एब्सोल्यूट कहा जाएगा तो ऐसा नहीं है, भी करता है, अगर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समाज पर पूर्ण नियंत्रण कहता है फांसीवाद, कि समाज पर पूर्ण कंट्रोल एक व्यक्ति का होना चाहिए जो राज्य का नेता होगा। इसके प्रमुख नेता कौन से थे? मुसोलिनी और हिटलर नाजीवादी, और ये इटली के थे, फांसीवादी, ठीक है ना। मुसोलिनी की विचारधारा ही फांसीवादी थी, नाजीवादी किसकी थी? हिटलर की। इन दोनों को मिलाकर जो विचारधारा निकलती है वो फांसीवादी विचारधारा निकलती है, ठीक है। परिणाम क्या रहा? द्वितीय विश्व युद्ध और मानवता का भारी नुकसान। जब इतिहास के टीचर आपको पढ़ाएंगे वहां बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या क्या रहा है, ठीक है ना। मुसोलिनी और हिटलर की वहां विस्तृत चर्चा और होगी, परंतु यहाँ पे मूल विचार, स्टार्टिंग क्लास में क्या कहा गया था? मूल विचार देखना है, मुख्य तत्व देखना है, जहां से क्वेश्चन आता है। नारीवाद,
जितना भी है, जितने वाद हम पढ़ा रहे हैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर बता रहे हैं, क्योंकि आप जीएस के स्टूडेंट है, ऑप्शनल के स्टूडेंट नहीं है। जीएस में आपको इतना जानना बहुत है, इतना समझ जाइए बहुत, इससे बाहर क्वेश्चन आता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जाम में छोड़ना भी होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि निगेटिव मार्किंग होती है ना, तो छोड़ना भी होता है। जरूरी नहीं है कि आप रोबोट नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आते रहे। आपको क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ना भी सीखिए। क्या नहीं आता है ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आता है इससे। तो नारीवाद की मूल विचारधारा क्या है? पुरुष और महिला सब एक समान है। फेमिनिज्म की बात हो रही है, ठीक है ना। इंग्लिश वर्ड भी आप देखते जाइएगा। फेमिनिज्म की बात हो रही है तो पुरुष और महिला सब एक समान है, सबको एक समान अधिकार होने चाहिए, सबको समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी अवधारणा कही जाती है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, जो इनका मूल आधार है। आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, ये नहीं कि सामाजिक समानता ही रहे। मुख्य तत्व नारीवाद का क्या है? पहले तो मूल विचार क्या है? पुरुष और महिला एक समान है। थोड़ा और अगर इसके डिटेल में जाएंगे तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा जाए तो महिलाओं को राजनीति, सामाजिक और आर्थिक अधिकार होने चाहिए। होने ही नहीं चाहिए, ये पुरुषों के बराबर होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर होने चाहिए। लैंगिक भेदभाव का अंत होना चाहिए। यह नारीवादी विचारधारा का प्रमुख मूल बिंदु है, ठीक है ना। और जितना इनका मूल तथ्य है, आजकल तो फेक फेमिनिज्म भी चल रहा है ना, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। जो ओरिजिनल फेमिनिज्म उसमें देखिए, अगर ये इसमें क्या कमियां हैं आप बताइए। जब इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे कमियां आपको मिलेंगी। फेक फेमिनिज्म की कमियां मिलती हैं, लेकिन जो ओरिजिनल फेमिनिज्म है वो कुछ इस प्रकार की बात करता है, और ये बहुत आवश्यक है। ठीक, अगर प्रकार की बात किया जाए, नारीवाद भी कितने प्रकार का होता है? उदारवादी नारीवाद, ये सब यूपीएससी में क्वेश्चन इससे पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि, और स्पेसिफिक नारीवाद में भी स्पेसिफिक जा सकता है कि उदारवादी नारीवाद क्या होता है, उग्र नारीवाद, समाजवादी नारीवाद। तो यूपीएससी वाले प्रकार को भी ध्यान में रखते रहे। उदारवादी नारीवाद क्या कहता है? लिबरल फेमिनिज्म, समान अधिकार की बात करता है। उदार है, थोड़ा लिबरल है, शब्द से ही देखिए आप डिराइव कर, उदार है। समाजवाद, समानता की बात कर रहा है। साम्यवाद, समाजवाद का चरम रूप। राष्ट्रवाद बात करता है राष्ट्रीय एकता की, सर्वोपरि राष्ट्र है, उसी का और चरम रूप देखा जाए तो फांसीवाद हो जाएगा। उग्र नारीवाद क्या कहता है? पितृसत्ता का विरोध करता है। यह कहता है कि पितृसत्तात्मक समाज नहीं होना चाहिए, हमको वर्तमान के परिस्थिति के हिसाब से चीजों को समझना चाहिए, ठीक ना। पुराने समय में जो हो गया, जो अधिकार नहीं मिले, उसकी उस पर चर्चा करने से बेहतर है कि वर्तमान के परिदृश्य में चर्चा की जाए कि हमें पुराने समय में नहीं मिला, इस पे अगर हम लड़ते रहेंगे तो वर्तमान में क्या पाएंगे? कुछ नहीं पाएंगे। पुराना जो हो गया वो छोड़िए, अभी नए जो विचार हैं, आप नए रूप से आर्थिक अधिकार की मांग करिए। ये मत कहिए हमको पुराने में सताया गया था, अब हम सताएंगे, नीले ड्रम में काट के भर देंगे। ये सब उग्रवादी हैं, ठीक है। समाजवादी नारीवाद आर्थिक समानता पर जोर देता है। तो जो नारीवाद एक है ना, जो नीले ड्रम वाला, वो नारीवाद कहीं ना कहीं नारीवाद को और कमजोर करता जा रहा है। तो ऐसा नारीवाद नहीं होना चाहिए। देखिए नारीवाद कितने अच्छे इसके प्रमुख प्रावधान हैं, जो मुख्य तथ्य इसके कितने अच्छे हैं, परंतु जो फेक फेमिनिज्म वो इसको बदनाम कर दिया है। इवन फेमिनिज्म को ही नहीं, आप किसी धर्म को भी देख लीजिए, धर्म के जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, किसी भी धर्म के, स्पेसिफिक धर्म, हर धर्म में वही उसको बदनाम कर रहे हैं। प्रमुख विचारक देखा जाए तो वीना मजूमदार और कैरोल पैटमैन, ये इसके कुछ प्रमुख विचारक रहे हैं। किससे? नारीवाद से संबंधित। हरित विचारधारा या पर्यावरणवाद ही इसको कहा जाता है। पर्यावरणवाद आज के समय में क्यों जरूरी है? एक आया था सतत विकास, कहा गया था कि किसी भी संसाधनों का दोहन इस हिसाब से किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों को उसका दुष्परिणाम ना झेलना पड़े, ठीक है। तो हरितवाद इसी से मिलता जुलता है। इसकी मूल विचारधारा क्या है कि पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विकास को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमको फैक्ट्री लगानी है तो जितने जंगल है सबको हम उखाड़ फेंके, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जंगल के साथ साथ कुछ ऐसी मीडिएटर वाली विचारधारा, जो मध्यस्थ वाला कार्य करना चाहिए कि जंगल भी बचे रहे,
और डेवलपमेंट भी होता रहे, वो सतत विकास कहता है। कोई अगर मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर 1000 पेड़ उसके अंतर्गत काटे गए, तो मेट्रो जो संस्था, जो भी संस्था उसको चला रही है मेट्रो प्रोजेक्ट को, उसको चाहिए कि 1000 पेड़ फिर से लगा दिया जाए। ठीक है, मुख्य तथ्य इसका क्या है? प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध शोषण को रोकता है या शोषण का विरोध करता है। सतत विकास की अवधारणा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है ये। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटना इसका मूल बिंदु है। मानव और प्रकृति का संतुलित संबंध, मानव प्रकृति के साथ संतुलन के साथ अगर अपना विकास करेगा तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रमुख आंदोलन इसके क्या कह रहे हैं? ग्रीन पार्टीज यूरोप और चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन काफी फेमस है, ये भी आप देखिएगा। चिपको आंदोलन क्या था? अब हम देखते हैं गांधीवादी विचारधारा। हमने जितनी विचारधाराएं पढ़ी उसमें थोड़ा गांधीवादी विचारधारा को हम विस्तार से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि गांधी जी अपने यहाँ के थे तो उनको थोड़ा अच्छे से जानना जरूरी है, इससे क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। मूल विचार क्या था? सत्य और अहिंसा पर आधारित जीवन दर्शन इनका मूल विचार था। अगर इसका मेन पॉइंट देखा जाए तो गांधी जी के बारे में लगभग सब जानते होंगे ना, सत्य और अहिंसा इनकी विचारधारा का सबसे मूल बिंदु था कि किसी को समाज में लड़ना नहीं चाहिए। इनका एक और विचार था कि सत्ता केंद्रित नहीं होनी चाहिए। समाजवाद भी इनके अंतर्गत पाया जाता है, उदारवाद भी पाया जाता है, दोनों का मिला जुला रूप है गांधीवाद, लेकिन उनसे भी बेहतर है भारतीय परिदृश्य के हिसाब से अगर समझा जाए तो। मुख्य तत्व क्या रहा है? सत्य बोलना चाहिए, सत्य ही ईश्वर है, हमेशा सत्य बोलिए। गांधी जी के 3 बंदर याद है ना? अहिंसा, नॉन वायलेंस, हिंसा का त्याग करिए, नैतिक बल से संघर्ष। संघर्ष ये नहीं कि बम फेंक दिए हम संघर्ष कर लें, नैतिक बल से संघर्ष करिए। सत्याग्रह, न्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध, शांतिपूर्ण विरोध करना चाहिए। नेपाल में जेनजी आंदोलन की तरह नहीं कि हमें जो है किसी को जला देना है और किसी को जान से मार देना है। भारत के किसान आंदोलन की तरह आंदोलन होने चाहिए, छात्र आंदोलनों की तरह आंदोलन होने चाहिए। ठीक है, तो सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसे ऐसे आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए हैं। साधन और साध्य की पवित्रता, सही साधन से ही सही परिणाम मिल सकता है। अगर हमको जो है कहीं पे सुई का काम है, अगर कपड़े फट गए या कपड़े सिलने हैं तो उसको सुई का काम है, तो आप तलवार से मत सिलिएगा, ठीक है ना, या भाला ला के भाला से कपड़े नहीं सिलना है। तो सही साधन से सही परिणाम मिलता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, धनवान अपनी संपत्ति को समाज को ट्रस्टी माने, मतलब धनवान जो है वो एनजीओ के थ्रू, वर्तमान में एनजीओ तो या समाज के कल्याण के, समाज में जैसे अजीम प्रेम जी हर साल पैसे डोनेट करते रहते हैं, वो उनका भी एक प्रमुख नाम है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की उन्होंने बात की। ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज आत्मनिर्भर और विवेकीकृत गांव होना चाहिए। ग्राम समाज ये कहते हैं शक्ति का केंद्र एक जगह नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो पंचायती राज प्रणाली है वो गांधीवादी सिद्धांत पर ही आधारित है। संघ और राज्य में शक्तियों का विभाजन था, परंतु बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती, संघ और राज्य में पहले शक्तियां रहती थी, संघ और राज्य में, परंतु 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में तब जाके हमको जो है पंचायती राज जैसी शक्तियों का केंद्र गांव होना चाहिए, तो वहीं से निकला ग्राम स्वराज की बात करते हैं। ये आत्मनिर्भर और विवेकी के गांव होने चाहिए। सर्वोदय, सबका कल्याण, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तो ये गांधीवादी विचारधारा है। स्वदेशी और सादा जीवन, स्थानीय उत्पाद, कुटीर उद्योग और चरखा। गांधी जी से चरखा तो पता ही होगा ना, गांधी जी चरखा चलाते थे, तो कुटीर उद्योग, स्थानीय उत्पादन पर बल दिए थे, स्वदेशी की बात करते थे। तो गांधी जी किसकी? स्वदेशी की बात। सादा जीवन, ये नहीं ज्यादा हाई फाई रही है, ठीक है, ज्यादा हाई फाई मत बनिए, अभी स्टूडेंट लाइफ में तो एकदम हाई फाई मत बनिए। सादा जीवन, उच्च विचार। प्रमुख आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा किए गए थे। यहाँ से हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए कि हमें आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कुछ लोग बुराई करते हैं भैया गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया, इतिहास के टीचर आपको बताएंगे क्यों ले लिया। जब तक आप किसी भी महान व्यक्तित्व को अच्छे से ना पढ़ें तब तक आप, अगर एक स्टूडेंट है तो आप उनका विरोध मत करिए। पहले आप गांधी जी को अच्छे से समझिए, तब पहले विरोध करने लायक होइए, तब विरोध करिए, ठीक है। लक्ष्य अगर देखा जाए तो न्यायपूर्ण, अहिंसक और शोषण मुक्त समाज, इनका लक्ष्य क्या था? कैसा समाज होना चाहिए? न्यायपूर्ण समाज होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, अहिंसक होना चाहिए, जेनजी आंदोलन की तरह नहीं होना चाहिए, शोषण मुक्त होना चाहिए।
गांधीवादी सिद्धांत को अगर और डिवाइड किया जाए तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत में विकेंद्रीकृत सत्ता, पंचायती राज की बात हमने की, तो विकेंद्रीकृत सत्ता, सत्ता का केंद्र गांव तक पहुंचना चाहिए। इसी के आधार पर ही जो है हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें बनती, पंचायती राज प्रणाली। देखिए अगला पॉइंट लिखा भी गया है, लोकतंत्र का नैतिक रूप केवल वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, केवल वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, समाज कल्याण पर भी बल देना चाहिए। ठीक है, शोषण मुक्त समाज, समाज में शोषण नहीं होना चाहिए। गांधी जी को पढ़ना क्यों जरूरी है? देख रहे हैं आप लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। तो गांधीवादी विचारधारा अपने जीवन में अपनाइए, ज्यादा क्रांतिकारी मत बनिए, ठीक है ना। क्रांतिकारी बनिए कुछ नहीं हो पाएगा। गांधी के आर्थिक सिद्धांत क्या थे? साधारण जीवन, कहा ना, सादा जीवन उच्च विचार, स्वदेशी आंदोलन, स्थानीय उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, चरखा इत्यादि प्रतीक था इसका। पूंजी और श्रम में संतुलन, मतलब कार्य जितना करें आप, ऐसा नहीं कि आपको 10 घंटे कार्य करवाया गया, गधा मजदूरी करवाई गई और लास्ट में आपको 5 रुपए दे दिया गया, या बलात् श्रम जैसी बात होती है ना, तो उन सब के विरोध करते हैं कि अगर पूंजी और श्रम में संतुलन होना चाहिए। श्रम अगर आप जो है ज्यादा करें तो आपको पूंजी उस हिसाब से मिलनी चाहिए। वर्तमान में जो है उदारवाद या पूंजीवाद देश के विकास के लिए सही तो है, परंतु उदारवाद पूंजीवाद के लिए एक अच्छे नियम होने चाहिए, कठोरता से नियम कानूनों का पालन भी होना चाहिए, नहीं तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉय का शोषण करती रहेंगी। ना कि पूंजी और साम्यवाद, इसमें संतुलन की बात की, ना पूंजीवाद की तरफ है ना साम्यवाद की तरफ ये है। ठीक है, गांधीवाद का सामाजिक दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो ये कहते समाज में क्या, अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। इन्होंने हरिजन आंदोलन भी चलाया था। ठीक, इतिहास में आप पढ़ेंगे ना हरिजन आंदोलन क्या होता है, स्त्रियों को बराबरी का अधिकार। नारीवाद, यहां देखिए नारीवाद के गुण मिल रहे हैं, समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद या समाजवाद और उदारवाद के भी गुण मिल रहे हैं, सारे गुण इनके अंदर मिलेंगे, सबका मिला जुला रूप है। शराबबंदी और नैतिकता का प्रचार, शिक्षा का नया तालीम या मॉडल कार्य और जीवन आधारित शिक्षा। शिक्षा का जो वर्तमान शिक्षा नीति लागू की गई 2020 में, उसमें भी कुछ ना कुछ गांधीवादी तो दिखाई देते हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है कि नहीं हो रही, इस पे हम नहीं जाएंगे, इस पे आप भी मत जाइए। जो प्रावधान है आप ज्यादा तर्क वितर्क मत किया करिए। अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं है, तर्क वितर्क खूब करिए, आप सर फोड़ लीजिए तर्क वितर्क करते करते, कोई फर्क नहीं, लेकिन स्टूडेंट है तो आप तर्क वितर्क ज्यादा मत करिए। ठीक है ना, जो उसमें कहा गया उतनी बातों तक सीमित रहिए। गांधीवाद का सामाजिक दृष्टिकोण क्या रहा? शिक्षा की नई तालीम, मतलब मॉडर्न शिक्षा पे बात की इन्होंने। ये नहीं कि हमें जो पुरानी शिक्षा चली आ रही उसी बात करनी चाहिए, मॉडर्न शिक्षा जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से जरूरी हो। ऐसा नहीं कि अगर 2050 आते आते शिक्षा का स्वरूप हमें ज्यादा AI बेस्ड शिक्षा लेनी चाहिए तो उस पर ना शिफ्ट होकर हम अपने कहें कि नहीं भैया हम जाएंगे गुरुकुल में जंगल में बैठा के पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा बदलती रहनी चाहिए कि जीवन आधारित शिक्षा देनी चाहिए। साथ में जीवन आधारित शिक्षा भी, ऐसा नहीं भैया बस AI पढ़ाएंगे, हम मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, हम जो है निकाल दिया गया। हम लोगों के समय में जब एक भारत के महान व्यक्तित्व करके एक बुक आती थी, परंतु उस बुक को अब निकाल दिया गया, अब नहीं रखा जा रहा है। बताइए, हमें व्यक्तित्व के, अगर गांधी जी जैसे विचारकों को हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे व्यक्तित्व अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें ये उत्तम विचार कहाँ से मिलेंगे? ठीक ना। तो इसके लिए भारत के महान व्यक्तित्व को फिर से सरकार को लागू करना चाहिए, या लागू कर रही तो बढ़िया है भैया। गांधीवाद की आलोचनाएं भी कुछ लोग करते हैं। देखिए क्या आलोचना है, कुछ लोग आदर्शवादी और अव्यवहारिक मानते हैं। क्यों आदर्शवादी और अव्यवहारिक मानते हैं? लोग कहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट, ये बस कोरी कल्पना है, ये कोरी कल्पना उसके लिए है ना जो समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहता, उसके लिए कोरी कल्पना लग सकती है। परंतु अगर हम अपना टारगेट समाज का अधिकतम कल्याण रखेंगे तभी उसका कुछ ना कुछ तो कल्याण करेंगे। हम अपने समाज का या अपने सरकार का उद्देश्य अधिकतम कल्याण रखेंगे ही नहीं तो प्राप्ति कैसे होगी? तो ये आदर्शवादी और अव्यवहारिक नहीं है। पालन करिए, सब आदर्शवादी है, सब व्यवहारिक है। औद्योगिकरण और आधुनिक विज्ञान की उपेक्षा करता है ये, हम नहीं कह रहे हैं, आलोचक कह रहे हैं, हमको मत कहिएगा। तेजी से बदलती दुनिया में गांधीवादी अर्थशास्त्र धीमा माना गया। धीमा नहीं माना गया है, बस छोड़ी जाने दीजिए, सरकार की बुराई नहीं करनी चाहिए। गांधीवाद की प्रासंगिकता, आज भी क्यों जरूरी है गांधीवाद? विश्व में हिंसा और आतंकवाद जैसी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में अहिंसा और शांति का महत्व, अहिंसा और शांति का महत्व उसको समझ में आएगा ना जिसके घर के लोग जो है आंदोलनों में शहीद हो जाते हैं, उनको अहिंसा और शांति का मतलब समझ में आएगा कि अहिंसा होनी चाहिए। पूंजीवादी और लालच, या फिर जब आप हिंसात्मक विरोध करते हैं,
ऐसे में किसी की निजी संपत्ति की जब हानि पहुंचाते हैं, एक इंसान अपने घर या अपने लोग कार तोड़ देते हैं, ये कौन सी मानसिकता है ये समाज की कि कार किसी की तोड़ दिया जाना, किसी घर को जला देना, किसी कार जला देना। वो इंसान, अगर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप इस तरह की हिंसात्मक गतिविधियां मत करिए। कोई इंसान कितनी पूंजी जुटा के अपनी एक छोटी सी कार लेता है या फिर अपने घर को बनवाता है, कितना उसमें उसका श्रम लगा, कितनी भावनाएं जुड़ी होती हैं, और आप लोग आंदोलन के चक्कर में उसको ध्वस्त कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंसात्मक समाज में गांधी जी बहुत ज्यादा, आज के समय में तो गांधी जी जो ये कहा व्यवहारिक नहीं ना, सबसे ज्यादा व्यवहारिक आज के समय में गांधी जी है। ठीक, पूंजीवाद और लालच, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, पर्यावरण पर संकट, पर्यावरण पर भी इन्होंने बात की, स्वदेशी अपनाना चाहिए, स्वदेशी अपनाओ। लोकतंत्र के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो गांधी जी इसलिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। गांधीवादी राजनीति की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि ह्रास हो रहा है लोकतांत्रिक मूल्यों का। ऐसा मत कीजिएगा भैया हम कांग्रेसी नहीं है, बस पढ़ाने को जब जिस विचारधारा को पढ़ाएंगे हम वैसे ही लगेंगे। अगर राष्ट्रवादी पढ़ाएंगे तो हम राष्ट्रवादी भी लगेंगे। तो गांधीवाद को पढ़ाया तो ये मत कहिएगा तुम कांग्रेसी हो भैया। चलिए, अभी तक विचारधाराएं हमने क्या पढ़ी, ये कहानी भी सुन लेते हैं विचारधारा पे। एक चाय वाला है, चाय वाला, हाँ वही चाय वाला जिसको आप समझ रहे हैं, ठीक है, वही चाय वाला है। उसकी दुकान पर अलग अलग विचारधाराओं के लोग बैठे हुए हैं। अब तक हमने 8 विचारधारा पर, 8 विचारधाराओं के लोग बैठे हुए हैं और सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये कौन है? उदारवादी। क्या कह रहे हैं? एवरीवन शुड हैव द फ्रीडम टू चूज दियर टी, मिल्क, ब्लैक टी, ग्रीन टी, मसाला चाय, कोई भी चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी चाय चुनने की। ऐसा नहीं कि वो जो है ऑप्शन ही ना हो, सिर्फ एक हो उसी में रहना है। ये उदारवादी कह रहे हैं, ठीक ना। अगले कौन से हैं? ये है मान लीजिए समाजवादी। समाजवादी क्या कहेंगे? टू हेल विथ टी शॉप्स, टी शुड बी शेयर्ड बाई ऑल, कि अनेक प्रकार की चाय जाए भाड़ में, चाय सबको बराबर मिलनी चाहिए। ये कौन कहे? ये कह रहे हैं समाजवादी। अब समाजवादी के पापा है, मतलब साम्यवादी आए कि भैया चुप हो जाओ, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, सब लोग मिलकर चाय बनाएंगे और सब लोग मिलकर चाय पिएंगे, 1 भी रुपए किसी नहीं। राज्य का कर्तव्य है, चाय वाले का कर्तव्य है कि ये सबको बराबर चाय दे, और सब अकेले चाय वाला नहीं बनाएगा, सब मिलकर चाय बनाएंगे। ये कौन कह दिए? साम्यवादी। आपस में लड़ रहे हैं सब, ठीक है ना। उदारवादी लड़ गए, साम्यवादी लड़ गए, समाजवादी लड़ गए। ये कौन है? ये है फांसीवादी। ये क्या कह रहे हैं? ओनली वन टाइप ऑफ फिश शुड बी अलाउड, द वन प्रिस्क्राइब बाय द लीडर, कि सबको एक तरह की चाय अलाउ होनी चाहिए, और वो भी लीडर, मतलब चाय वाला जो कहेगा वही होना चाहिए। जैसी वो चाय पिलाए चुपचाप पी लो, नहीं मार के हाथ पैर तोड़ देंगे। ये कह रहे हैं फांसीवादी। अब क्या कह रहे हैं ये? आवर टी इज द बेस्ट। ये है राष्ट्रवादी। ये क्या कह रहे हैं? राष्ट्रवादी क्या कह रहे हैं? राष्ट्रवादी कह रहे हैं कि हमारी चाय सबसे बढ़िया, विश्व की सारी चाय का त्याग करो, अपने देश की चाय अपनाओ, सिर्फ और सिर्फ अपने देश की चाय सर्वोत्तम है। कौन है ये? समझ पा रहे हैं आप लोग? राष्ट्रवादी विचारधारा पढ़े, उसमें राष्ट्र चिल्लाते तो वैसे चाय चाय, राष्ट्र है चाय, मानिए चाय को राष्ट्र समझिए, यहाँ पे आपको सब समझ में आएगा। तो क्या कह रहे हैं कि चाय 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 सबसे अपनी देश की चाय होनी चाहिए, बाहर चाय नहीं आनी चाहिए, राष्ट्रवादी कह रहे हैं। नारीवादी कह रहे हैं कि सबको चाय बनाने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों चाय बनाएंगे। स्त्री भी अगर 5 रुपए, पुरुष भी अगर 5 रुपए का चाय बेचता है तो स्त्री भी 5 रुपए की चाय बेचेगी, उतनी ही बेचेगी, समान पैसा मिलना चाहिए। और सबको हमारे यहाँ चाय पीने जिस प्रकार से पुरुष के पास जाते हैं उस प्रकार हमारे पास भी आना चाहिए, हमारे पास भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये स्त्री और पुरुष की समानता की बात करती, नारीवादी है। गांधीवादी, गांधीवादी क्या कहते हैं? भैया ठीक है, लड़ाई झगड़ा मत करो, बहस मत करो, अहिंसक थे ना थोड़ा, तो ये कह रहे हैं ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो, चाय ऐसी होनी चाहिए कि अपने देश के कुल्हड़ में बनी हो, स्वदेशी हो, देश के कुल्हड़ में हो। ये नहीं आर्टिफिशियल वाला कुल्हड़ की बात नहीं करते हैं, कुल्हड़। और जो है जो यहाँ पे आए चाय पीने ना, तो स्वदेशी कपड़ा पहन के, जीन्स पहन के मत पढ़ाने आइए, ठीक ना। हमको भी कह रहे हैं कि जीन्स पहन के मत पढ़ाने आइए, आप कुर्ता उड़ता स्वदेशी कपड़े पहन कर आइए चाय पीने। देखिए क्या कह रहे हैं, मिट्टी का कप होना चाहिए, सबके बीच जो है बराबर चाय बचनी चाहिए, एंड द वे वियर खादी, खादी जरूर पहनना, ये गांधीवादी कह रहे हैं। और ये कौन बैठे हैं अभी, एक छूटे हुए हैं ना, ये कहते हैं सब तो ठीक है, ये बताओ सब लोग लड़, हमारे पर्यावरण की ध्यान कौन रखेगा? कोरोना जैसी जब महामारी आएगी या दिल्ली में जब ठंडी आएगी तो पॉल्यूशन फैलेगा, तभी हमारी याद आएगी। तो सबको चाहिए कि पर्यावरण को ध्यान में रखे। डिस्पोजल, अब कुल्हड़ का प्रयोग करिए वो गल जाता है,
प्लास्टिक डिस्पोजल का प्रयोग मत करिए, ये पर्यावरणवादी कह रहे हैं। चाय वाले क्या कह रहे हैं, ठीक भैया तुम लोग जो है आपस में लड़ते रहो, जितना लड़ोगे उतना हमारा फायदा है। ये चाय वाले कह रहे हैं हमारी चाय बिकती रहेगी। तो ये रही कहानी, कहानी के माध्यम से सारी विचारधाराओं के फिर से रिवाइज करवाया गया। ऐसे आप लोग भी जो है विचारधाराएं अपने हिसाब से सोचिए और बनाते रहिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।